एक समय की बात है। ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और विशाल नदियों से विभूषित भूमि पर 2 राज्य थे, डोमरागढ़ और मनोरथपुर। इन राज्यों पर शासन करने वाले राजा कभी मित्र हुआ करते थे, जो समृद्धि और शांति के साथ हमेशा एकजुट थे। लेकिन वर्षों के लालच, महत्वाकांक्षा और गलतफहमी ने दोनों के बीच दरार पैदा कर दी। ये दरार देखते ही देखते एक भीषण और क्रूर दुश्मनी के रूप में बाहर आई। हालांकि दोनों राज्यों के राजा अपने आप में ही महारथी थे। डुमरागढ़ के राजा विवेक सिंह अच्छी रणनीति जानते थे और मनोरथपुर के राजा गौरव कुंवर अर्थशास्त्र का ज्ञान रखते थे। नदी के पास वाली खाड़ी पर कितने सैनिक मौजूद हैं हमारे? जी हुजूर, वहां पर हमारे 230 सैनिक तैनात हैं। ठीक है, शत्रु राज्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कभी भी आक्रमण कर सकता है। अरे, ये राजमहल में कैसा शोर हो रहा है? तभी एक औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे, पैरों में छाले थे, उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए सैनिक भाग रहे थे। ये क्या हो रहा है मेरे राजभवन में? कौन है ये औरत? सिपाही औरत को पकड़ने में कामयाब रहे। महाराज, ये महिला बार बार किसी जादुई लकड़ी का जिक्र कर रही है। कह रही है कि उस लकड़ी को ढूंढने का समय आ गया है। मंत्री जी, इस महिला के मस्तिष्क की स्वास्थ्य जांच करवाई जाए। इसका इलाज शाही वैद्य द्वारा करवाया जाए। मैं पागल नहीं हूँ महाराज, मैं आपको आगाह कर रही हूँ। खतरा सर पर मंडरा रहा है। जितना जल्दी हो सके वो जादुई लकड़ी ढूंढ लीजिए। देवी, आप कौन सी जादुई लकड़ी की बात कर रही हैं? जादुई कुछ नहीं होता। मैंने कहा ढूंढो, सिर्फ वही कर सकती है तुम्हारी मदद। उसकी तलाश करो जो रास्ता जानता है लेकिन छाया में छुपा रहता है। तलाश करो, तलाश करो। सिपाही उस औरत को वहां से फौरन ले गए। अभी महल में जो भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। महाराज, राजभवन की सुरक्षा बढ़ानी होगी। कोई भी राजभवन में घुस आता है। कोई भी उस औरत की बात नहीं समझ पाया। एक दिन विवेक सिंह शाम को जब गलियारे में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक कमरे के अंदर से ठंडी हवाओं का आभास हुआ। राजा को लगा कि शायद कोई खिड़की खुली रह गई। राजा जब कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा सामने एक पुश्तैनी किताब रखी है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो पुश्तैनी किताब राजा को अपनी ओर खींच रही है। ये पुस्तक? जब मेरे दादाजी वीर प्रताप उत्तर की तरफ बढ़ रहे थे, तब उन पर आक्रमण कर दिया गया था और उस आक्रमण में ये किताब भी नष्ट हो गई थी। क्या वो सब मैंने गलत सुना था? और अगर वो सत्य था तो ये पुस्तक यहां कैसे? ढेर सारे सवालों के साथ राजा उस किताब को अपने हाथ में उठाते हैं। वो किताब राजा की पुश्तैनी किताब थी। उस किताब में उन सभी बातों का जिक्र था जो राजमहल से जुड़े हुए थे। पहले पन्ने पर एक संदूक की तस्वीर थी, दूसरे पन्ने पर एक चाबी। अरे, ये संदूक तो पिताश्री ने शाही खजाने में छुपा कर रखवा दिया था। और ये चाबी भी, ये इसी संदूक की चाबी है। उस किताब में मौजूद सभी पन्नों पर तस्वीरें जानी पहचानी थीं, लेकिन एक तस्वीर ने राजा के मन को झकझोर कर रख दिया। उस पन्ने पर एक अद्भुत लकड़ी की तस्वीर थी। उस लकड़ी की तस्वीर से ऐसा तेज आ रहा था कि मानो वो लकड़ी राजा को अपने पास बुला रही है। इस लकड़ी के बारे में तो मैंने कुछ नहीं सुना। राजा उस तस्वीर को स्पर्श करते हैं। तस्वीर को स्पर्श करते ही राजा खुली आंखों से एक स्वप्न देखने लगे। उत्तर दिशा की ओर सबसे ऊंचा पर्वत
उसकी चोटी की एक गुफा के अंदर से तेज रोशनी आ रही थी। इतने में ही राजा उस किताब को नीचे रखकर अपने कदम पीछे लेते हैं। वो कुछ समझ पाते कि इतने में ही पीछे से नगाड़े बजने लगे। राजा फौरन अपनी तलवार निकालकर महल की तरफ भागे। उन्होंने देखा वहाँ सब कुछ सामान्य था। सिपाहियों, ये नगाड़ा किसने बजाया? इतनी उद्दंडता करने का साहस किसने किया? महाराज, नदी के पास वाली घाटी पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया है महाराज। ना कोई संदेश, ना ही युद्ध का कोई पैगाम। अचानक से मनोरथपुर के सैनिक हमारी सेना पर टूट पड़े हैं। क्या? जितना हो सके उतने सैनिकों को वहां तैनात किया जाए, जल्द से जल्द। लगता है ये सेना की आपसी अनबन की वजह से हुआ है। ढेर सारे सैनिकों को नदी के पास वाली खाड़ी की तरफ रवाना किया गया। युद्ध बहुत भीषण था। अब तो मनोरथपुर की सेना ने धीरे धीरे गांव की तरफ कदम रखना शुरू कर दिया था। अब युद्ध का प्रभाव आम जनता पर भी पड़ने लगा। ऐसे देखते ही देखते कुछ हफ्तों से महीने और महीनों से अब वर्ष बीतने वाले थे, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। महाराज, आप कहें तो अभी ही हम अपनी सबसे क्रूर सेना को मनोरथपुर की ओर प्रस्थान करवा देते हैं। बहुत हुआ, धीरे धीरे सारे संसाधन नष्ट हो रहे हैं और अब तो हमारा अन्न भंडार भी समाप्त हो रहा है। युद्ध में विजय और पराजय के साथ विनाश भी होता है। मनोरथपुर के राजा से मैं स्वयं बात करूंगा। बात करके शांति से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है कि उनकी क्या मांग है हमसे। मंत्री, उन्हें यह संदेश भिजवाया जाए कि हम उनसे वार्ता करना चाहते हैं। एक शांति पत्र लिखा जाए। विवेक सिंह के कहने पर मंत्री ऐसा ही करता है। विवेक सिंह के शांति पत्र का जवाब मनोरथपुर ने एक दुश्मनी वाले लफ्जों से भरे पत्र द्वारा दिया। ये तुमने कदापि अच्छा नहीं किया गौरव कुंवर। सेनापति, हमारी सबसे क्रूर सेना को मनोरथपुर की तरफ भेज दिया जाए। शाही खजाने में जितना भी धन है सब लगा दो। घोड़े हाथी सब लगा दिए जाएं। सेनापति ने वैसा ही किया, लेकिन सेना को इतने वर्षों तक युद्ध सामग्री और अनाज प्रदान करवाने की वजह से शाही धन बहुत पहले ही खत्म हो चुका था और अब तो शाही धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जनता में भी बांटा जाता था, क्योंकि सारे संसाधन नष्ट हो चुके थे। अब तो डुमरागढ़ कमजोर पड़ रहा था। राजा विवेक सिंह बहुत सोचता है और अंत में वो महल में उसी बूढ़ी औरत को बुलाता है जो जादुई लकड़ी का जिक्र कर रही थी। मैं जानती थी आप मुझे यहाँ दोबारा जरूर बुलवाओगे। हे देवी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस जादुई लकड़ी की बात कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि एक लकड़ी मैंने अपने पूर्वजों की पुस्तक में भी देखी है। कृपया मुझे बताएं कि क्या रहस्य है उस लकड़ी का। और आपने ही कहा था कि अब उस लकड़ी को ढूंढने का समय आ गया है। संकट का समय निकट है और देखिए, उसके बाद से ही हमारा राज्य युद्ध की भीषण अग्नि में जल रहा है। कृपया आप जो भी जानती हैं मुझे सब बताइए। महाराज, मेरा नाम अजीवा है। आपके परदादा उत्तर की तरफ उस लकड़ी की तलाश में गए थे। उस किताब में जो भी था, आपके खानदान ने वो सब कुछ हासिल किया सिवाय उस लकड़ी के। और ये समझ लीजिए कि ये युद्ध एक विधि का विधान है, एक बहाना है उस जादुई लकड़ी को ढूंढने का। आप ये सब कैसे जानती हैं और इतनी दृढ़ता के साथ ये कैसे कह सकती हैं?
मेरे बारे में ज्यादा जान के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बस मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकती हूँ। मैंने आपको इशारा दिया था, आगे आप खुद समझदार हो। अपना मन साफ और नेक कर्म करने के रास्ते पर आगे बढ़ें, जैसे को तैसा मिलेगा। इतना कहते ही एक तेज हवा आई, जिसके साथ वो औरत कहीं गायब हो गई। कहाँ गई वो महिला? एक के बाद एक पहेलियां उलझती जा रही हैं। मुझे उत्तर दिशा के लिए प्रस्थान करना होगा। राजा उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान करते हैं, लेकिन उनके पास न कोई संदेश था, न कोई नक्शा और न ही कोई दिशा। वो बस अपने मन की सुन रहे थे और उत्तर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता आसान नहीं था, चुनौतियों से भरा था। आगे तो पर्वत है, इस मार्ग से आगे मेरा घोड़ा नहीं जा पाएगा। मुझे पैदल ही इस मार्ग को पार करना होगा। राजा अपने घोड़े को वहीं छोड़कर आगे बढ़े। वो पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं। उनके हाथ जख्मों से भरे थे, पैरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। कुछ पल एक चट्टान पर बैठकर वो विश्राम करने लगे। ये विश्राम करने का समय नहीं है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरी प्रजा, मेरा राज्य, मेरी सेना, सब के सब संकट में हैं। सब जीवन के लिए लड़ रहे हैं। मुझे उनके लिए इस मार्ग को पार करना ही होगा। इस प्रोत्साहन के साथ राजा आगे बढ़े। उनके मन में जीत की उमंग थी, उनकी आंखों में विश्वास था और आखिरकार वो पहाड़ के ऊपर चढ़ ही गए। पहाड़ पर चढ़ते ही उन्हें वही गुफा नजर आई। ये पहाड़, पर्वत, ये गुफा और ये मार्ग, ये सब वही हैं जो मैंने उस दिन स्वप्न में देखे थे। तभी गुफा से आवाज आई, आइए महाराज, आपका ही इंतजार था। राजा इधर उधर देखने लगा। इधर उधर देखने से कुछ हासिल नहीं होगा, मैं गुफा हूँ। हे गुफा, कृपया मुझे बताओ कि क्या तुम्हें मेरी प्रतीक्षा थी? क्या तुम मुझे जानती हो? यहाँ आपको आपकी नियति लेकर आई है। आपके अलावा यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता था। ये रास्ता इतना जोखिम भरा था कि आपके परदादा यहाँ आने की कोशिश में थे, लेकिन वो जान से गए, इस जहां से गए। तुम में बहुत खास बात है, इसीलिए तुम इस मुकाम तक पहुँचे हो। आओ, अंदर आओ। राजा दबे हुए धीरे धीरे कदमों से गुफा के अंदर दाखिल हुए। चमक इतनी तेज थी कि राजा की आंखें चौंधिया गईं। गुफा के अंदर राजा ने देखा कि एक लकड़ी हवा में उड़ रही थी। जादुई लकड़ी, मैं आपको नमन करता हूं। मुझे आपकी आवश्यकता है। कृपया मेरी सहायता करिए। मेरा राज्य संकट में है। मुझे अपनी प्रजा को बचाना है। मेरे पास अन्न नहीं है। अगर मेरी प्रजा शत्रु के आक्रमण से नहीं मरी तो भूखमरी से अवश्य मर जाएगी। मेरी सहायता कीजिए। मैं तुम्हारी मदद एक ही शर्त पर करूंगी। मुझे आपके सारे नियम व शर्तें मान्य हैं। तुमसे मेरा केवल एक ही सवाल है, जिसका तुम्हें सच्चे मन से जवाब देना होगा। अगर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाऊं, तो तुम मुझे अपनी ऐसी कौन सी सबसे अजीज चीज देना चाहोगे? मैं आपको अपनी राज गद्दी देना चाहूंगा। मुझे सत्ता का कोई लोभ नहीं है। मैं बस अपनी प्रजा को प्रसन्न देखना चाहता हूं। मैं अपने राज्य को डूबते हुए नहीं देख सकता। अगर मुझसे मेरी सत्ता, मेरी राजगद्दी चली भी गई, तो भी मैं अपनी प्रजा के बीच में रहकर उनकी सहायता करता रहूंगा। उन्हें सही निर्देश देता रहूंगा। राजगद्दी पर बैठने का भी मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं अपने दादा परदादा के बसाए हुए इस राज्य को उन्नति के पथ पर ले जाऊं।
और इसलिए वो राजगद्दी मुझे सबसे प्रिय है। परंतु यह भी सत्य है कि राजगद्दी से मेरा कोई लोभ नहीं है। अद्भुत, तुम्हारा मन साफ है, इरादे नेक है, आंखों में जीत की चमक है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। वो राजगद्दी, वो राज्य तुम्हारा ही है। तुम मेरे सवाल का जवाब देने में सक्षम रहे। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। राजा अपने दोनों हाथ फैलाता है और वो लकड़ी अपने आप राजा के हाथों में समा गई और पलक झपकते ही राजा खुद को अपने महल में पाता है। ये सब जादुई लकड़ी की वजह से हुआ। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मुझे अपनी तलवार लेकर रणभूमि में उतरना चाहिए। जादुई लकड़ी में इतनी शक्ति थी कि एक ही बार से दुश्मन की सारी सेना ध्वस्त हो सकती थी। ये क्या? चारों तरफ विध्वंस ही विध्वंस। मनोरथपुर के राजा गौरव कुंवर, मैं तुम्हें एक आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुम भलाई चाहते हो तो इसी वक्त इस युद्ध को रोक दो, क्योंकि विजय किसी को प्राप्त नहीं होगी। प्राप्त होगा तो मात्र दर्द, लोगों की चीख पुकार। मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? हम मिलकर बात करते हैं। तुम कायर हो। तुम इतने वर्षों के बाद आज पहली बार रणभूमि में आए हो। परंतु एक कार्य तुमने अच्छा किया कि आते ही अपने काम का सवाल पूछ लिया। और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काम का सामान भी लेकर आए हो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे हाथ में ये जादुई अद्भुत चमकती हुई लकड़ी है। मुझे ये चाहिए तुमसे, जिसे कोई प्राप्त नहीं कर सका। तुम्हारे परदादा भी नहीं। पर मैं जानता था कि तुम इस लकड़ी को अवश्य प्राप्त कर लोगे। और इस युद्ध का उद्देश्य मात्र ये लकड़ी ही है। ये जादुई लकड़ी मेरे हवाले कर दो। मैं वचन देता हूं कि इसके बाद मैं शांति ध्वज फहराऊंगा। तुम जैसा इस लकड़ी के विषय में सोच रहे हो, ऐसा कदापि नहीं है। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगी। लोभवश लिया गया कोई भी निर्णय कभी भी हितकारी साबित नहीं हुआ है। मैं अभी चाहूं तो इस जादुई लकड़ी को कहकर तुम्हें पराजित कर सकता हूं। तुम्हारा राज्य अपनी मुट्ठी में कर सकता हूं। परंतु फिर तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? आखिरकार तुम मेरे पुराने मित्र हो। अगर तुम ये जादुई लकड़ी ही चाहते हो तो ले लो। इसके बाद विवेक सिंह वो जादुई लकड़ी गौरव कुमार के हाथ में रख देता है। लकड़ी हासिल करते ही गौरव कुमार एक गहरी मुस्कान के साथ लकड़ी को आज्ञा देता है। जादुई लकड़ी, इसी वक्त विवेक सिंह के सभी सैनिकों को बंदी बना लो और साथ ही साथ इसकी प्रजा को भी। अब से यह राज्य मेरा हुआ और ऐसे ही धीरे धीरे विश्व के हर राज्य पर मेरा कब्जा होगा और मैं जग का दाता बन जाऊंगा। गौरव कुमार ऐसा कहकर एक भयानक हंसी हंसने लगा। गौरव कुमार के हंसने के साथ साथ धीरे धीरे उसकी खुद की ही जनता और उसके सैनिकों के पैरों और हाथों में बेड़ियां लग गईं। धीरे धीरे पूरे गांव में आग फैलती गई। लोगों की चीख पुकार गांव से बाहर तक सुनाई दे रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। अरे ये क्या हुआ? मेरे साथ लगता है कि छल हुआ है। मेरी प्रजा, मेरे सैनिक, मेरा राज्य जल रहा है। विवेक सिंह, तुमने मेरे साथ छल किया है। तभी वो जादुई लकड़ी हवा में उड़ते हुए बोली,
जिसके मन में जो होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मैं कोई मामूली लकड़ी नहीं हूँ, हर कोई मुझे हासिल नहीं कर सकता। मैं बुराई का साथ नहीं देती, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। जिंदगी ने तुम्हें बार बार अवसर दिए, तुम्हें 2 रास्ते दिए, लेकिन तुमने हमेशा बुराई को ही चुना, जिसका अंजाम तुम जिंदगी भर भुगतोगे। गौरव कुमार अपने दोनों घुटनों पर बैठकर हताश निराश होकर रोने लगा। वो चाहता था कि वो खुद को खत्म कर ले, लेकिन तभी विवेक सिंह ने जादुई लकड़ी से कहा, जादुई लकड़ी, अगर आपका अपमान हुआ है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। हम सब मनुष्य हैं। भगवान ने हमें त्रासदी नहीं परंतु परोपकार के मार्ग पर चलने के लिए बनाया है। गौरव कुंवर ने अनजाने में जो भी किया, उससे जो भी भूलें हुई, मैं उसकी तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूं। जादुई लकड़ी, मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूं। लोभ मार्ग में मैं इतना अंधा हो चुका था कि अपने आप को इतना शक्तिशाली समझने लगा कि मैं मानवता भूल गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने किए का दंड मुझे मिल चुका है। हे जादुई लकड़ी, कृपा कीजिए, गौरव कुंवर का राज्य पहले की तरह कर दीजिए और उसके लोगों को मुक्त कर दीजिए। कृपा करके इस अग्नि को भी शांत कर दीजिए। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो विवेक सिंह। अपनी गलती का एहसास करके आगे से वो गलती कभी न दोहराने को ही नेकी कहते हैं। गौरव कुंवर, अगर अगली बार तुम्हारा इरादा जरा भी बेईमान हुआ तो तुम्हें फिर से सजा मिलेगी। लकड़ी के ऐसा कहते ही चारों तरफ आग बुझ गई। दोनों राज्यों में जितनी भी तबाही हुई थी वो सब पहले की तरह ठीक हो गया। खेत फिर से लहलहाने लगे, लोगों के जले हुए घर फिर से पहले की तरह ठीक हो गए। जितने भी सैनिक घायल हुए थे वो फिर से स्वस्थ हो गए। मेरा गांव भी ठीक हो गया और मेरा राज्य भी पहले की तरह हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई लकड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोनों राज्यों को पहले की तरह कुशल कर दिया। आपका ये आभार जीवन भर रहेगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? मैं अब जान गया हूं कि आप सर्वशक्तिशाली हैं। आप में पृथ्वी समाप्त करने और पृथ्वी को पुनः बना लेने की शक्ति है। आप फिर से किसी गलत हाथों में न जाएं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी जगह पर वापस से विराजमान हो जाइए, ताकि कोई भी अनुचित मंशा से आप तक ना पहुंच सके। अभी भी तुमने सही फैसला लिया विवेक सिंह। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो बस मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। और इसी के साथ जादुई लकड़ी वहां से गायब हो गई और वापस से गुफा के अंदर विराजमान हो गई। और वहां दूसरी तरफ मनोरथ गांव के राजा को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं तुमसे नजर मिलाने के लायक नहीं रहा विवेक सिंह। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझ जैसे मनुष्य से कहीं गुना ऊपर हो। मैंने तुम्हारा राज्य हथियाने का प्रयास किया, हर तरफ विध्वंस कर दिया, परंतु उसके बाद भी तुमने जादुई लकड़ी से मेरे और मेरे राज्य की भलाई की कामना की। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूं। क्या तुम सब कुछ भूलकर फिर से मेरे परम मित्र बन जाओगे? कृपया मना मत करना। मुझे अपना पश्चाताप करने का बस एक मौका दो। ये सुनते ही विवेक सिंह गौरव कुंवर के गले लग गया। मित्र, मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया, बस मानव होने का फर्ज निभाया। हमारे बीच जितनी भी गलतफहमियां और तकरार थी, आज से हम उन सब को भुला देंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। नदी किनारे की ये खाड़ी आज से मित्रता का प्रतीक मानी जाएगी।
सुनते ही दोनों राज्यों में जश्न का ऐलान कर दिया गया। अब दोनों राज्य पहले की तरह दोस्त बन गए। दोनों राज्यों की दोस्ती में जादुई लकड़ी का बहुत बड़ा योगदान था और ये लालच के खिलाफ अच्छाई के द्वारा दिया गया एक सबक भी था। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this